गुप्त काल जो लगभग 320 से 550 ईस्वी तक फैला था, जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, विज्ञान और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उपजाऊ कृषि क्षेत्रों और प्रमुख व्यापार मार्गों पर अपने नियंत्रण के कारण गुप्त साम्राज्य ने महत्वपूर्ण आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया। इस अवधि के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक सोने के सिक्कों का व्यापक उपयोग था, जिन्हें दिनार के रूप में जाना जाता था, जिसने उस समय की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि ये सिक्के अक्सर अभिजात वर्ग और राजघरानों से जुड़े होते हैं, इनका आम लोगों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के गुप्त दिनार अपनी उच्च स्वर्ण सामग्री और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें आमतौर पर एक तरफ राज करने वाले राजा को दिखाया जाता था, जिसे अक्सर विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया जाता था, जैसे कि कोई अनुष्ठान करते हुए, शिकार करते हुए या सैन्य पोशाक में। इसके पृष्ठभाग पर सामान्यतः देवी देवताओं या प्रतीकों को संस्कृत में अंकित किया जाता था, जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा होता था, जो गुप्त शासकों की सांस्कृतिक और भाषाई प्राथमिकताओं को दर्शाता था। सोने के सिक्कों के उपयोग से आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों में सुविधा हुई, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान मिला। आम लोगों द्वारा सोने के सिक्कों का उपयोग पुरातात्विक साक्ष्य भारत के विभिन्न भागों में गुप्त काल के अनेक स्वर्ण सिक्के पाए गए हैं, जो अक्सर ढेरों के पाए जाते हैं, जो उनके व्यापक प्रचलन का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए गए ढेरों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में सोने के सिक्कों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। उज्जैन और मथुरा जैसे स्थलों पर खुदाई से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जो आम लोगों द्वारा रोजमर्रा के लेन देन में उनके इस्तेमाल का संकेत देते हैं। इन खोजों से पता चलता है कि सोने के सिक्के केवल कुलीन वर्ग के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में सिक्कों की खोज से यह पता चलता है कि सोने के सिक्कों का इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक स्तरों पर होता था। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले सिक्के कृषि और स्थानीय बाजार के लेन-देन में इनके इस्तेमाल को दर्शाते हैं। व्यापार और वाणिज्य में उपयोग, जबकि बड़े पैमाने पर व्यापार विशेष रूप से रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लंबी दूरी के व्यापार में मुख्य रूप से सोने के सिक्कों का आदान-प्रदान शामिल था। आम लोग भी स्थानीय बाजारों में इन सिक्कों का उपयोग करते थे। स्थानीय बाजारों में कारीगर, व्यापारी और सौदागर सोने के सिक्कों से जुड़े लेन-देन में लगे हुए थे, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली वस्तुओं और कपड़ा, आभूषण, मसाले आदि के लिए। उदाहरण के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र या मसाले बेचने वाले व्यापारी को संभवतः सोने के सिक्कों में भुगतान प्राप्त होगा। लंबी दूरी का व्यापार, यद्यपि लंबी दूरी का व्यापार मुख्य रूप से बड़े पैमाने के व्यापारियों से जुड़ा था, लेकिन इसका प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ता था। लंबी दूरी से पाया गया सामान अक्सर स्थानीय बाजारों में पहुंचता था, जहां आम लोग सोने के सिक्कों का उपयोग करके उसे खरीद सकते थे। सोने के सिक्कों के व्यापक उपयोग ने वस्तु विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था से अधिक मौद्रिक प्रणाली में संक्रमण में मदद की। इस संक्रमण ने सहज और अधिक कुशल व्यापार को सुगम बनाया, जिससे वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे आम लोगों को लाभ हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था में उपयोग, धनी किसान और जमीन मालिक जमीन या मवेशी खरीदने जैसे महत्वपूर्ण लेन-देन के लिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते होंगे। उदाहरण के लिए, अपने कृषि कार्यों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदने वाला किसान भुगतान के लिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करता होगा। धनी किसान और भूस्वामी धन संचय और सुरक्षा के रूप में सोने के सिक्के बचा सकते हैं। आम लोग, खास तौर पर समृद्ध कृषि क्षेत्रों में रहने वाले लोग, सोने के सिक्कों में कर या श्रद्धांजलि देते होंगे। सोने में करों का कुशल संग्रह गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक दक्षता को सुविधाजनक बनाता था। धन संचय का एक रूप, आम लोग धन संचय के रूप में सोने के सिक्के बचा सकते थे। उदाहरण के लिए, एक कारीगर अपनी कमाई को सोने के सिक्कों में बचा सकता है, जिससे उसे वित्तीय सुरक्षा मिलती है और भविष्य में औजारों या कच्चे माल में निवेश करने में मदद मिलती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए सोने के सिक्कों के संचय और उपयोग से लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। एक सफल व्यापारी अपने मुनाफे को अपने व्यवसाय के विस्तार में फिर से निवेश कर सकता था, जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। सोने के सिक्कों के रूप में धन का प्रदर्शन सामाजिक पूंजी को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो सामाजिक समारोहों के दौरान सोने के सिक्के जमा करता है और उसे प्रदर्शित करता है, उसे समुदाय में सम्मान और मान्यता मिलेगी। मजदूरी और वेतन, सुनार और बुनकर जैसे कुशल मजदूरों और शिल्पकारों को अक्सर सोने के सिक्कों में मजदूरी मिलती थी, जो उनकी उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति और गुप्तों की मौद्रिक अर्थव्यवस्था को दर्शाती थी।
निचले दर्जे के अधिकारियों और सैनिकों को कभी-कभी सोने के सिक्कों में भुगतान किया जाता था। इस प्रथा से वफादारी सुनिश्चित होती थी और इन व्यक्तियों और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलती थी। धर्म और समारोह में उपयोग, मंदिर का दान। मंदिरों के भंडारों में पाए गए सिक्कों से पता चलता है कि सोने के सिक्के अक्सर मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को चढ़ावे के रूप में दान दिए जाते थे। यह प्रथा केवल कुलीन वर्ग तक ही सीमित नहीं थी, आम लोग भी धार्मिक दान में भाग लेते थे, जो उनकी धार्मिकता और सामाजिक दायित्वों को दर्शाता था। आम लोगों ने मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर सोने के सिक्के दान किए होंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान की फसल अच्छी होती है, तो वह देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए स्थानीय मंदिर में सोने के सिक्के दान कर सकता है। सोने के सिक्कों का इस्तेमाल शादी और त्योहार जैसे महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं के दौरान उपहार के रूप में किया जाता था। एक परिवार शादी समारोह के दौरान उपहार के रूप में सोने के सिक्के दे सकता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक रीति-रिवाजों के पालन को दर्शाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों का उपयोग अभिजात वर्ग और राजघरानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे आम लोगों तक भी इसका उपयोग होता था। इन सिक्कों ने व्यापार, कृषि, लेन-देन, धार्मिक दान और सामाजिक गतिशीलता को सुगम बनाया, जिससे उस युग की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान मिला। आम लोगों के बीच सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन और उपयोग गुप्त साम्राज्य की मौद्रिक और परिष्कृत आर्थिक प्रणाली को दर्शाता है, जो भारतीय इतिहास में इसके महत्व को रेखांकित करता है। गुप्त काल की तुलना में गुप्त पूर्व काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करें। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अब इसका आंसर हम इवेल्युएट करते हैं। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। गुप्त काल 320 से 550 ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, जो संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान और राजनीतिक प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए माना जाता है। हालांकि इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति एक जटिल तस्वीर पेश करती है। गुप्त पूर्व युग विशेष रूप से वैदिक और उत्तर वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की भूमिका और स्थिति में कई पहलुओं में गिरावट देखी गई। हालांकि कुछ निरंतरताएं और क्षेत्र भी थे जहां जीवन के कुछ क्षेत्रों में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही। गुप्त पूर्व युग में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा और सम्मान प्राप्त था। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त करने में उनकी पहुंच थी और कभी-कभी उन्हें ऋषि माना जाता था, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। अपाला, विस्पला जैसी महिलाओं को ऋग्वेद के भजनों में उनकी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। विवाह को आमतौर पर एक पवित्र बंधन माना जाता था और दहेज उतना प्रचलित नहीं था। साथ ही चुनने में एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता थी। कभी-कभी महिलाएं स्वयंवर की प्रथा में शामिल होती थी। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा वैदिक काल में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के उदय और कानूनों के क्रमिक संहिताकरण के साथ, विशेष रूप से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के तहत, महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हो गई। महिलाओं के संपत्ति, शिक्षा, स्वतंत्रता के अधिकार कम हो गए। मनुस्मृति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के ग्रंथ में महिलाओं की पुरुषसत्ता के अधीनता पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि महिला को हमेशा अपने पिता, पति, बेटे के नियंत्रण में रहना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सीमित हो गई और उनकी भूमिका घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित हो गई। बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता और भी सीमित हो गई। इन बदलावों के बावजूद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो 6 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उभरे, ने महिलाओं के लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध कराए, जिसमें भिक्षुणी विहार और धार्मिक समुदाय कुछ हद तक आध्यात्मिक स्वायत्तता और सम्मान प्रदान करते थे। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति। गुप्त काल के दौरान वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जबकि कुछ संदर्भों में, विशेष रूप से कुलीन या शाही परिवारों में, महिलाओं को अभी भी सम्मान दिया जाता था। सामान्य समाज में उनकी भूमिका और अधिकार तेजी से सीमित होते गए, जो बढ़ती पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों और ब्राह्मणवादी मानदंडों के सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। पितृसत्ता और अधीनता। गुप्त काल में ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता चरम पर थी और सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में पितृसत्तात्मक ढांचे को मजबूती मिली। मनुस्मृति के सिद्धांत, जो उत्तर वैदिक काल में पहले से ही लागू थे, और अधिक मजबूत हो गए। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे जीवन भर पुरुषों पर निर्भर रहें, पहले अपने पिता पर, फिर अपने पति पर, बाद में अपने बेटों पर। इसने पितृसत्तात्मक पदानुक्रम को मजबूत किया, जिससे जीवन के अधिकांश पहलुओं में महिलाओं की स्वायत्तता सीमित हो गई। शिक्षा और साक्षरता। गुप्त काल के दौरान महिलाओं की
शिक्षा तक पहुँच में गिरावट आई। हालाँकि राजघरानों में शिक्षित महिलाओं के दुर्लभ उदाहरण हैं, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, लेकिन अधिकांश महिलाओं को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया था। प्रारंभिक काल में, विशेषकर वैदिक काल में, महिलाओं की वैदिक शिक्षा और धार्मिक ग्रंथों तक पहुँच थी, लेकिन गुप्त काल तक यह प्रतिबंधित हो गया और धार्मिक ग्रंथ मुख्य रूप से पुरुषों को पढ़ाए जाने लगे। विवाह और घरेलू जीवन। गुप्त काल में बाल विवाह अधिक प्रचलित हो गया था। विवाह की कानूनी उम्र कम कर दी गई थी और लड़कियों की शादी किशोरावस्था से पहले ही कर दी जाती थी, जिससे उनकी शिक्षा या व्यक्तिगत विकास के अवसर कम हो गए थे। बहुविवाह भी प्रचलित था, खासतौर पर शाही और कुलीन वर्गों में, जहाँ राजा अक्सर कई पत्नियां रखते थे। महिलाओं की शुद्धता और निष्ठा पर जोर अधिक बढ़ गया, जबकि पुरुषों को अपने वैवाहिक संबंधों में अधिक लचीलापन दिया गया। सती प्रथा, जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर खुद को जला देती है, गुप्त काल में अधिक प्रचलित हुई। हालांकि यह व्यापक नहीं थी, यह विशेष रूप से क्षत्रिय वर्ग के बीच प्रचलित थी, जिसने मृत्यु के बाद भी महिलाओं की वफादारी और अधीनता के विचार को मजबूत किया। संपत्ति अधिकार। कुछ गुप्त काल में महिलाओं की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार बहुत सीमित थे। ब्राह्मणवादी कानून के अनुसार महिलाओं की स्त्री धन, विवाह के समय महिला को दी जाने वाली संपत्ति धन पर सीमित अधिकार था। हालांकि विवाह के बाद महिलाओं के पास संपत्ति पर नियंत्रण नहीं था, जो आमतौर पर पुरुष उत्तराधिकारियों के माध्यम से पारित किया जाता था। विधवाओं को अपने पति की संपत्ति पर पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जाते थे। बेटे को कानूनी उत्तराधिकार माना जाता था और विधवा का संपत्ति पर नियंत्रण अक्सर नाममात्र या संरक्षकता वाला होता था, जब तक कि बेटा वयस्क नहीं हो जाता। धर्म और अनुष्ठान। धार्मिक भूमिकाओं के संदर्भ में महिलाओं को मुख्य रूप से घरेलू धार्मिक प्रथाओं तक सीमित रखा गया था। वे अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी, लेकिन आमतौर पर वे केवल पुरुष पुजारियों की देखरेख या नेतृत्व में। हालांकि महिलाओं ने हिंदू मंदिर संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें अक्सर धार्मिक निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी के बजाय भक्तों के रूप में देखा जाता था। वैदिक अनुष्ठान करने की क्षमता, जो शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं के पास थी, पुरुषों तक सीमित हो गई। हालांकि कुलीन परिवारों की महिलाओं, जैसे कि रानियों, के बड़े धार्मिक दान में भाग लेने और मंदिरों और बौद्ध मठों को संरक्षण देने के रिकॉर्ड हैं। कुलीन महिलाएं और शाही प्रभाव। जबकि आम महिलाओं की स्थिति में काफी कटौती की गई थी, शाही परिवारों की महिलाओं को कभी कभी उच्च स्तर का प्रभाव प्राप्त होता था। प्रभावती गुप्ता एक राजकुमारी और बाद में वाकाटक राजवंश की में रीजेंट एक उल्लेखनीय उदाहरण है। वाकाटक राजा की विधवा के रूप में उन्होंने अपने बेटों के लिए एक विस्तारित अवधि के लिए रीजेंट के रूप में शासन किया, राज्य का प्रबंधन किया और अपने नाम पर भूमि अनुदान जारी किया। राजसी महिलाएं अक्सर कूटनीति, संरक्षण, सांस्कृतिक जीवन में हाथ बटाती थी। हालांकि उनकी शक्ति का प्रयोग आमतौर पर पारिवारिक या राजवंशीय सरोकारों की सीमाओं के भीतर ही होता था। कला और संस्कृति में महिलाओं की भूमिका। गुप्त काल में सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं ने विशेष रूप से संगीत, नृत्य और साहित्य में योगदान दिया। गुप्त संरक्षण के तहत कलाएं फली फूली और महिलाएं, विशेष रूप से कुलीन पृष्ठभूमि की महिलाएं, इन क्षेत्रों में शामिल थी। उस काल के कुछ संस्कृत नाटकों, जैसे कि कालिदास की कृतियों में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दर्शाया गया है। हालांकि इनमें अक्सर वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय स्त्रीत्व की रोमांटिक या आदर्श धारणाओं पर जोर दिया गया। गुप्त पूर्व युग से तुलना। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और कुछ सार्वजनिक भूमिकाओं तक पहुंच प्राप्त थी, जबकि गुप्त काल में उनकी शिक्षा के अवसरों में काफ़ी कमी आ गई थी तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका कम हो गई थी। यद्यपि प्रभावती गुप्ता जैसी कुछ शिक्षित महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, लेकिन गुप्त काल में अधिकांश महिलाएं घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रही। विवाह एवं सामाजिक रीति रिवाज। वैदिक काल में महिलाओं को अपने साथी चुनने में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी और उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार था। इसके विपरीत गुप्त काल में बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध व्यापक हो गए। सती प्रथा भी प्रचलित हुई, जो महिलाओं की बढ़ती अधीनता को दर्शाती है। आर्थिक एवं संपत्ति अधिकार। उत्तर वैदिक और गुप्त काल में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में स्पष्ट रूप से कमी देखी गई। वैदिक काल में महिलाएं संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती थी और स्त्रीधन का आनंद ले सकती थी, लेकिन गुप्त काल तक संपत्ति पर उनका नियंत्रण बहुत सीमित हो गया था। धर्म और अनुष्ठान में भागीदारी। गुप्त काल तक वैदिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई थी, जबकि महिलाएं भक्तों के रूप में सक्रिय रही और धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में भूमिकाएं निभाई। उन्हें औपचारिक धार्मिक प्राधिकरण से काफी हद तक बाहर रखा गया। गुप्त काल के दौरान महिलाओं की स्थिति गुप्त पूर्व काल की तुलना में सामाजिक, शैक्षिक और कानूनी अधिकारों के मामले में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। उत्तर वैदिक काल में जड़ जमाने वाले पितृसत्तात्मक मानदंड गुप्त काल के दौरान
और अधिक मजबूत हो गए, जिससे महिलाओं की भूमिकाएं घरेलू क्षेत्र तक सीमित हो गई और सार्वजनिक और धार्मिक जीवन में उनकी भागीदारी कम हो गई। हालांकि अपवाद मौजूद थे, खासकर कुलीन महिलाओं के बीच, जो कभी-कभी सत्ता और प्रभाव के पदों पर होती थी। यह दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति समाज के सभी वर्गों में एक समान नहीं थी। फिर भी गुप्त काल ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद और सामाजिक पदानुक्रम में प्रभावित लिंग भूमिकाओं में व्यापक रूढ़िवादी बदलाव को दर्शाता है। प्राचीन भारत में भूराजस्व प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 2016 में आया था यूपीएससी में, तो इसका आंसर हम इवेल्युएट करते हैं। प्राचीन भारत में भूमि राजस्व प्रणाली अर्थव्यवस्था और प्रशासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी, जो राज्य और कृषि उत्पादन के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। यह प्रणाली समय के साथ विकसित हुई, वैदिक और उत्तर वैदिक काल से लेकर मौर्य और गुप्त तक, और बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित हुई। भूमि राजस्व का संग्रह राज्य के वित्त की रीढ़ था और शासकों ने कृषि अर्थव्यवस्था से अधिशेष निकालने के लिए विभिन्न तरीके तैयार किए। हालांकि सैद्धांतिक रूपरेखाएं थी, जैसे कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में प्रस्तावित है, और इन नीतियों का व्यवहारिक कार्यान्वयन, जो अक्सर स्थानीय परिस्थितियां, राज्य की क्षमता, प्रशासनिक प्रथाओं और सामाजिक पदानुक्रमों के कारण भिन्न होते थे। प्राचीन भारत में भूराजस्व का सिद्धांत वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान भूमि आमतौर पर सामुदायिक या कबीले के स्वामित्व वाली होती थी और केंद्रीय प्राधिकरण को दिए जाने वाले करों के रूप में भूमि राजस्व की कोई अवधारणा नहीं थी। अर्थव्यवस्था काफी हद तक पशुपालन पर आधारित थी, जिसमें न्यूनतम कृषि होती थी। उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे कृषि अधिक महत्वपूर्ण होती गई, भूमि स्वामित्व की अवधारणा उभरने लगी। हालांकि एक संरचित भूमि राजस्व प्रणाली का विचार अभी भी विकसित था। राजाओं को औपचारिक भूमि करों के बजाय लोगों से बलि, स्वैच्छिक भेंट या बलिदान के रूप में श्रद्धांजलि मिलती थी। उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक राज्य 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। जनपदों, क्षेत्रीय राज्यों के उदय और कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं के विकास के साथ भूमि और राजस्व संग्रह पर राज्य नियंत्रण की अवधारणा अधिक संगठित हो गई। राजा को भूमि का अंतिम स्वामी माना जाता था। हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे स्थानीय कुलीन वर्ग बड़े भूभाग पर नियंत्रण रखते थे। राज्य ने भूमि धारकों पर कर लगाना शुरू कर दिया, जो आमतौर पर उपज का एक हिस्सा होता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र भूमि राजस्व के लिए सबसे व्यवस्थित सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पाठ के अनुसार राजा से भूमि कर वसूलने की अपेक्षा की जाती थी, जो आमतौर पर भूमि की उर्वरता और राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर 1/6 से 1/4 तक होता था। भूमि से प्राप्त राजस्व को राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत माना जाता था। कौटिल्य ने भूमि के माप और उचित रिकॉर्ड रखने के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों को कुशलतापूर्वक एकत्र किया जाए। भूमि को उर्वरता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाए और करों को तदनुसार समायोजित किया गया था। कौटिल्य ने राजस्व संग्रह और भंडारण की देखरेख के लिए अधिकारियों जैसे समाहर्ता और सन्निधाता की नियुक्ति का भी सुझाव दिया है। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने विशाल भूभाग में औपचारिक और व्यापक भूराजस्व प्रणाली को संस्थागत रूप देने वाला पहला साम्राज्य था। अर्थशास्त्र संभवतः मौर्य प्रशासन की प्रथाओं को दर्शाता है। राज्य में भूमि राजस्व का प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित नौकरशाही थी, जिसमें समाहर्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी और अमात्य मंत्री जैसे अधिकारी कर संग्रह की देखरेख करते थे। क्षेत्र और कृषि उत्पादन के आधार पर करों को वस्तु उत्पाद नकद के रूप में एकत्र किया जा सकता था। करों का उचित मूल्यांकन और संग्रह सुनिश्चित करने के लिए भूमि सर्वेक्षण और भूकर अभिलेख बनाए गए। यह प्रणाली सैद्धांतिक रूप से सुदृढ़ होने के बावजूद महत्वपूर्ण प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता थी और इसकी दक्षता विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न थी। गुप्त काल 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। गुप्त काल में भू राजस्व प्रणाली में बदलाव देखा गया। जबकि पहले की प्रथाएं जारी रही, भूमि अनुदान की प्रथा पर निर्भरता बढ़ती गई, विशेष रूप से ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को। इससे ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि का उदय हुआ, जिससे भू राजस्व पर राज्य का सीधा नियंत्रण कम हो गया। याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे उस काल के सैद्धांतिक ग्रंथ इस विचार को पुष्ट करते हैं कि भू राजस्व उपज का लगभग 1/6 भाग होना चाहिए, लेकिन वास्तविक प्रथा भिन्न थी। कुछ स्रोत स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय अभिजात वर्ग के प्रभाव के आधार पर उच्च या निम्न दरों का संकेत देते हैं। मनुस्मृति और धर्मशास्त्र विशेषकर मनुस्मृति भू राजस्व के संबंध में भी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। मनुस्मृति में भी उपज में राज्य के हिस्से के लिए एक ऐसी सीमा निर्धारित की गई है जो सामान्यतः 6ठा भाग है। यह ग्रंथ राजा के नैतिक कर्तव्य पर जोर देता है कि वह भूमि की रक्षा करे और एकत्रित राजस्व के बदले में अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करे।
धर्मशास्त्र एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रणाली की वकालत करते हैं जहां राजा को किसान पर अत्यधिक करों का बोझ नहीं डालना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार राजा खानों से खोदे गए अयस्क का आधा हिस्सा पाने का हकदार है क्योंकि वह पृथ्वी का स्वामी है और संरक्षण करता है। कात्यायन मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा भूमि का स्वामी है, इसलिए वह किसानों की उपज का एक चौथाई हिस्सा प्राप्त कर सकता है। सामंती प्रवृत्तियों का उदय, जहां स्थानीय जमींदारों ने राजस्व संग्रह पर अधिक नियंत्रण रखा, इस अवधि के दौरान शुरू हुआ। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में सिद्धांत में क्षेत्रीय विविधताएं, जबकि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। स्थानीय रीति रिवाजों, कृषि पद्धतियों और विभिन्न राजवंशों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्रीय विविधताएं मौजूद थी। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में तमिल संगम साहित्य भूमि स्वामित्व और राजस्व संग्रह के लिए अधिक सांप्रदायिक दृष्टिकोण का सुझाव देता है, जो क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। भू राजस्व प्रणाली का व्यवहारिक अनुप्रयोग, यद्यपि प्राचीन भारत में भू राजस्व का सैद्धांतिक ढांचा काफी उन्नत था, फिर भी इसका व्यवहारिक कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें राज्य की ताकत, क्षेत्रीय विविधताएं, सामाजिक पदानुक्रम और भूमि स्वामित्व की प्रकृति शामिल थी। क्षेत्रीय विविधताएं, भूमि राजस्व का व्यवहारिक संग्रह अक्सर क्षेत्र की उर्वरता, स्थानीय प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक राजनीतिक संरचना पर निर्भर करता था। गंगा के मैदानों जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में मम्मी रुक जा एक बार, घनी आबादी आ रही हूँ और उत्पादक कृषि के कारण राज्य अधिक प्रभावी ढंग से कर एकत्र कर सकता था। दूर-दराज या आदिवासी इलाकों में राज्य का नियंत्रण कमजोर था और राजस्व संग्रह अक्सर अनियमित होता था या स्थानीय सरदारों के जरिए किया जाता था। राज्य कभी-कभी ऐसे क्षेत्रों से निश्चित करों के बजाय श्रद्धांजलि स्वीकार करता था। कृषि अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी, उस समय की कृषि तकनीक ने राजस्व प्रणाली को प्रभावित किया। अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई प्रणाली की मौर्य और गुप्त काल में विकसित की गई थी, अधिशेष उत्पादन ने उच्च कराधान की अनुमति दी। हालांकि वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में करों का आकलन करना और लगातार संग्रह करना कठिन था। फसल बंटवारे की प्रणाली, जैसा कि अर्थशास्त्र में निर्धारित है, आमतौर पर उन क्षेत्रों में प्रचलित थी जहां पैसे की कमी थी। कर कृषि उपज के प्रतिशत के रूप में एकत्र किया जाता था, जो भूमि की उत्पादकता के आधार पर भिन्न होता था। अधिकारी और भ्रष्टाचार, राजस्व का वास्तविक संग्रह केंद्रीय नौकरशाही से लेकर स्थानीय प्रशासकों तक अधिकारियों के एक नेटवर्क द्वारा किया जाता था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि यह प्रणाली इन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के लिए प्रवण थी, खासकर प्रभावी जांच और संतुलन के अभाव में। मेगस्थनीज मौर्य काल के दौरान जैसे यात्रियों के अभिलेखों और विवरणों से पता चलता है कि यद्यपि व्यवस्था अच्छी तरह से संगठित थी, लेकिन भ्रष्टाचार की उपस्थिति के कारण अक्सर किसानों को निर्धारित करों के अलावा अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ता था। भूमि अनुदान और केंद्रीय प्राधिकरण का पतन, गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान की बढ़ती प्रथा ने भू राजस्व प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये भूमि अक्सर कर से मुक्त होती थी, जिससे राज्य का प्रत्यक्ष राजस्व आधार कम हो जाता था। भूमि दान की प्रथा ने अर्ध स्वायत्त स्थानीय स्वामियों, सामंती प्रभुओं या सामंतों के उदय को भी जन्म दिया, जिन्होंने भूमि और उस पर काम करने वाले किसानों दोनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये स्थानीय स्वामी अक्सर किसानों से सीधे कर वसूलते थे, जिससे विकेंद्रीकृत और खंडित राजस्व प्रणाली का निर्माण हुआ। सामंतवाद के इस रूप ने धीरे धीरे भू राजस्व पर ध्यान के केंद्रीकृत नियंत्रण को कमजोर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की शक्ति में कमी आई। विशेष रूप से गुप्त काल के बाद और उसके बाद किसानों पर कर का बोझ सिद्धांत रूप में भूमि राजस्व निष्पक्ष और न्यायपूर्ण माना जाता था, जिसमें उपज का 1/6 भाग मानक के रूप में निर्धारित किया जाता था। हालांकि व्यवहार में भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के संयोजन के कारण किसानों पर बोझ अक्सर बहुत अधिक होता था। किसानों को कभी-कभी न केवल राज्य का हिस्सा बल्कि स्थानीय जमींदारों या अधिकारियों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त करों का भी भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे आर्थिक संकट पैदा होता था और कुछ मामलों में पलायन और भूमि का परित्याग होता था। साक्ष्य के रूप में शिलालेख, मौर्य और गुप्त काल के शिलालेख जैसे ऐतिहासिक अभिलेख भूमि राजस्व को विनियमित करने के राज्य के प्रयासों का प्रमाण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सातवाहन काल के नासिक प्रशस्ति शिलालेख में भूमि अनुदान और राज्य के प्रति भूमिधारकों के दायित्वों का उल्लेख है। गुप्तकालीन अभिलेखों जैसे एरण्य शिलालेख और उदयगिरी गुफा शिलालेखों में भूमि कराधान प्रणाली और इन करों के प्रशासन में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख है। हालांकि इन अभिलेखों से यह पता चलता है कि स्थानीय प्रभुओं की शक्ति अक्सर केंद्रीय प्राधिकारी से अधिक होती थी, जिसके कारण करों के संग्रह के तरीकों में भिन्नता होती थी। गुप्त काल के दामोदर ताम्रपत्र शिलालेख में राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति और राजस्व संग्रह के लिए प्रशासनिक ढांचे का विवरण दिया गया है। विदेशी खाते, मेगस्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण प्राचीन भारत में भू राजस्व प्रणाली पर अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। मौर्य दरबार में
यूनानी राजदूत मेगस्थ ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन एक सुव्यवस्थित भूमि राजस्व प्रणाली का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य कर से उपज का हिस्सा मांगता था और कर उद्देश्यों के लिए भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। भारत से होकर यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने भी भू राजस्व प्रथाओं का विवरण दिया है। वे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और राजस्व संग्रह में राज्य की भूमिका का वर्णन करते हैं। ह्वेनसांग ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों की समृद्धि पर प्रकाश डाला है जहां वे गए थे, जिसका श्रेय वे भू राजस्व के कुशल प्रशासन को देते हैं। आलोचना और सीमाएं। राजस्व संग्रहण की मनमानी प्रकृति, निष्पक्षता और अनुपातिकता के बारे में सैद्धांतिक चर्चाओं के बावजूद आ रही हूँ मम्मी रुके। व्यवहार में भूमि राजस्व का संग्रह अक्सर मनमाना और शोषणकारी हो सकता है। स्थानीय अधिकारी जैसे सामंती प्रभु आधिकारिक हिस्से से अधिक वसूल सकते थे, जिससे किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कुछ अवधियों में राज्य का हिस्सा उपज के 1/3 से अधिक हो सकता था, जिससे कृषकों पर भारी बोझ पड़ता था, विशेष रूप से अकाल या खराब फसल के समय। सामाजिक असमानता और किसानों पर बोझ। भूमि स्वामित्व की व्यवस्था अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों को मजबूत करती थी, खासकर ब्राह्मणवादी और क्षेत्रीय अभिजात वर्ग के लिए। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सैद्धांतिक रूप से धर्म और शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कुछ समूहों को कर मुक्त भूमि देकर आर्थिक विभाजन को बढ़ाता था। कराधान का बोझ असमान रूप से निचली जातियों और किसानों पर पड़ा, जो अक्सर समाज के सबसे कमजोर सदस्य थे। प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक अस्थिरता के समय किसान राज्य स्थानीय जमींदारों दोनों द्वारा शोषण के शिकार होते थे। कर प्रणाली की कठोरता कभी कभी कृषि अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को ध्यान में रखने में विफल हो जाती थी, जहां पर्यावरणीय कारकों के कारण उत्पादकता में काफी भिन्नता हो सकती थी। सामंतवाद का प्रभाव। गुप्त काल में सामंतवाद और भूमि अनुदान की बढ़ती प्रथा ने राज्य की भूमि राजस्व को सीधे नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर कर दिया। इस बदलाव ने राजनीति, सत्ता के विखंडन और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्यों के अंततः पतन में योगदान दिया। स्थानीय प्रभुओं के उदय से केंद्रीय राज्य की राजस्व प्राप्ति की क्षमता कम हो गई, जिससे प्रशासनिक संरचना कमजोर हो गई और स्थानीय अभिजात वर्ग पर निर्भरता बढ़ गई। क्षेत्रीय विविधता एवं एकरूपता का अभाव। उपमहाद्वीप में भूमि राजस्व प्रणाली एक समान रूप से लागू नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी रीति रिवाज थे और एकत्र किए जाने वाले कर की मात्रा में काफी अंतर हो सकता था। मानकीकरण की इस कमी ने लचीलेपन की पेशकश करते हुए शासन और दक्षता में असंगति भी पैदा की। प्राचीन भारत में भूमि राजस्व प्रणाली सैद्धांतिक रूप से अच्छी तरह से परिकल्पित थी, विशेष रूप से मौर्य और गुप्त काल में, लेकिन इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग अक्सर भ्रष्टाचार, स्थानीय विविधताओं और सामंती प्रवृत्तियों के उदय से बाधित था। जबकि अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों ने निष्पक्ष और कुशल कराधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए, जमीनी हकीकत अधिक जटिल थी। इस प्रणाली ने सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया और स्थानीय अधिकारियों और जमींदारों द्वारा शोषण का खतरा था, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ा। गुप्त काल के अंत तक भूमि राजस्व पर विकेंद्रीकृत नियंत्रण की और बदलाव ने केंद्रीय प्राधिकरण को कमजोर करने में योगदान दिया, जिसने प्राचीन भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया।